कक्षा 11वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को ऋजु रेखीय गति का भाग 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये है 6 मीटर ऊंचे घर की छत से जल की बूंदें नियमित अंतरालों से गिरती हैं। जब पहली बूंद किसी क्षण जमीन पर पहुंचती है तब तीसरी बूंद छत से छूटती है। उस क्षण बूंद कितनी ऊंचाई पर, उस क्षण दूसरी बूंद की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। तो ये आपने पहली बूंद छोड़ी, जब ये बूंद यहां पहुंच गई है तब आपने दूसरी बूंद ऊपर छोड़ी है। नहीं, उससे पहले आपने दूसरी बूंद छोड़ दी थी, फिर इसके बाद तीसरी बूंद से तीसरी वाली बूंद जो है वो यहां से छोड़ी जाती है, तब तक ये पहुंच जाती है। तो पहली बूंद को पहुंचने में लगा समय ले लेते हैं। माना पहली बूंद को समय जो है वो 2t है, तो 2t समय में ये कितनी, ये तो 6 मीटर दिया हुआ पूरा का पूरा, 6 मीटर दूरी दी हुई है। तो पहली बूंद का समय जो है 2t है, तो 2t से में पहले समय में पहली बूंद कितना दूरी चलती है वो निकाल लेते हैं। तो s तो 6 मीटर ही है, तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इसमें u तो हर एक का 0 ही रहेगा जब शुरू से चलेगा। s जो है वो 6 मीटर दिया हुआ है, तो u 0 हो गया प्लस 1/2 a की जगह g हो जाएगा और t की जगह 2t हो जाएगा, तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 बराबर हो जाएगा 1/2 g गुणा 4t स्क्वायर। तो 2 से इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। तो gt स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लेते हैं दूसरी बूंद के लिए। दूसरी बूंद के लिए समय t लगेगा, अब चूंकि बीच में रह गई तो s बराबर फिर से सूत्र लगा लेंगे, तो ut हो जाएगा प्लस 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा। s तो अब हमें निकालना है, तो ut ये तो 0 ही होगा प्लस 1/2 ये gt स्क्वायर होगा। gt स्क्वायर का मान 3 है, तो निकाल लेते हैं। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर का मान 3 रख देते हैं, तो ये आ गया 1.5 मीटर। ये s जो आया वो 1.5, दूसरी बूंद का है ये 1.5, तो बाकी इसकी जमीन से ऊंचाई क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो 6 - 1.5 मीटर हो जाएगा ये। तो यही निकालना है दूसरी बूंद की जमीन से ऊंचाई। ऊंचाई जब निकलेगी तो 6 मीटर तो पूरी है, उसमें से 1.5 चल चुकी है, तो कितना आ जाएगा ये घटा सकते हैं, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 4.5 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखना चालू करते हैं। एक मोटर कार कुल दूरी का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है तथा दूसरा 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है तथा शेष भाग 20 किलोमीटर के वेग से तय करती है। कार की औसत चाल चले बताइए। तो ये इस कार के जो है 3 हिस्से कर दे रहे हैं हम, ये हो गया 3 हिस्से, और प्रत्येक हिस्से की जो दूरी है 1/3 कहा इसने, तो इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। यहाँ जो है इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, ये थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद जो है थी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें पहले निकालते हैं समय, पहले t1 पहले वाले में समय t निकालते हैं, तो x बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दूसरे वाले में निकालेंगे तो t2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा x बटे 10, और तीसरे वाला में निकालेंगे t3 तो ये निकल जाएगा आपका x बटे 20। इतने समय लगेगा। तो कुल समय निकाल लेते हैं। कुल समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 कितना है, x बटे 60 है, t2 कितना है, x बटे 10 है, और t3 जो है x बटे 20 है। तो लघुत्तम तो आ जाएगा 60 इसका,
तो यहाँ x बच जाएगा 10 6 60, 6x हो जाएगा, 2 3 6, 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 3 9 और 1 10, 10x बटे 60 हो गया। 0 से 0 कट जाएगा तो कुल मिलाकर के x बटे 6 घंटे आ जाएगा। चलिए कुल समय निकल गया है और कुल दूरी भी निकाल दीजिए। कुल दूरी जो है कितनी हो जाएगी, x प्लस x यानी ये 3x किलोमीटर हो गई। तो औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ लिख दीजिए कुल दूरी और बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 3x आई थी और कुल समय कितना आया था, x बटे 6 आया था। x से x कट जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 तियां 18 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल आप लोग भी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक समान वेग से 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ता हुआ गुब्बारा 100 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद छोड़ता है। गेंद द्वारा जमीन से टकराने में लिए गए समय की गणना कीजिए और g है 10। तो ये ले लेते हैं हम लोग, एक 100 मीटर की ऊंचाई पे ये गुब्बारा उड़ रहा है, तो ये है 100 मीटर। यहाँ से ये गुब्बारा उड़ रहा था आपका और ऊपर की ओर 15 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है। ये ऊपर की ओर जो है ये 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अब तो ऊर्ध्वाधर पर उड़ता है तो ऊंचाई, इससे गेंद छोड़ी जाती है और गेंद जमीन से टकराने, तो यहाँ से जब गेंद छोड़ी जाएगी तो ये गेंद पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे की ओर आएगी, ऐसे करके ये यहाँ तक आ जाएगी। ये धरातल है आपका। तो चलिए देखते हैं, यहीं पर हम क्या लेते हैं, मेन स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि यहीं से हम सारी दूरी वगैरह, तो दूरी जो नीचे से पड़ जाएगी वही नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर वाली सब पॉजिटिव रहेगी। तो चलिए देखते हैं, सूत्र लगाना हमें। तो पहले u का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। s का मान जो है माइनस में लेंगे 100 मीटर, क्योंकि ये दूरी नीचे की ओर पड़ रही है। और a का मान तो पता ही है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा त्वरण का मान। तो सूत्र लगा देते हैं, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s का मान कितना है, ये तो है 100 और बराबर ut, u तो कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 गुणा t हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, g का मान 10 दिया हुआ है और ये है t स्क्वायर। तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से भी काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। ये कुल मिलाकर कितना आ गया, t स्क्वायर आ गया और इधर आ गया माइनस का 3t हो जाएगा और प्लस का 20 है और बराबर 0 हो जाएगा। अब इससे हम t का मान निकालेंगे। तो t का मान धाराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो माइनस का पहले सूत्र ध्यान दीजिए क्या होता है, सूत्र लिख देता हूँ। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। यही वाला सूत्र लगाना है इसमें। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a, a कितना है 1 है और c का मान कितना है, ये बच्चों दूरी जो है माइनस की थी, यहाँ पे पहले भी बोला था माइनस की, फिर मैंने ध्यान से उतर गई। तो ये आपका ये जो चिन्ह है माइनस में रहेगा, तो इसको जरा माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 4ac का मान जो है 20 हो जाएगा और बटे में 2a आ जाएगा, a का मान 1 ही है। तो इसे t का मान निकालना है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, देखते हैं कितना आ गया, 3 तिया 9 हो गया और 2 चौक 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये। और बटे में कितना आपका आ गया, 2 आ गया है। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 89 और बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको हल करना रह गया है।
तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 89 का मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा इसका उदाहरण, तो 9.4 के आसपास आएगा और बटे में 2 है। तो t का मान जो है निकाल लेते हैं हम जरा। तो t में एक बार ये प्लस लेते हैं, तो t का 3 प्लस माइनस छोड़ देंगे, वो माइनस में टाइम नहीं होता है, अपॉन 2 हो जाएगा। तो 9 और 3 12 हो गया, 12.4 बटे 2 यानी 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, इतने सेकंड का समय लगेगा, यानी कि t इतना सेकंड लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मीनार की चोटी से नीचे की ओर किसी वेग से फेंका गया कण पृथ्वी तल तक पहुंचने में t1 समय लेता है। तो पहले हम इसमें पहले वाले कण की बात कर लेते हैं। तो ये पूरी मीनार हो गई है यहाँ तक। अब यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है u वेग से, और समय कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, और इसकी ऊंचाई जो है हम h मान ले रहे हैं। चलिए ऊंचाई h मान ले रहे हैं। तो पहले कण के लिए ले रहे हैं, यहाँ तक जब पहुँच जा रहा है तो सूत्र लगाते हैं पहले कण के लिए। पहले कण है, क्या है ये, पहले कण के लिए देखिए u तो इसका दे रखा है u ही है, और s जो है वो h हो जाएगा, और t जो है वो t1 दिया हुआ है। तो सूत्र a का मान तो g हो जाएगा, तो a का मान हम g के बराबर रख देंगे। चलिए देखते हैं, सूत्र लगा देते हैं। s इक्वल टू होता है ut प्लस 1/2 at²। तो ये s का मान तो h हो गया, ut तो ut1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2 gt1² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब दूसरे कण के लिए लेते हैं। दूसरे कण के लिए दूसरा कण नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, लेकिन फेंका u वेग से ही जा रहा है। गति हम नीचे की तरफ ही लेके चल रहे हैं, तो u माइनस में हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो सूत्र फिर से लगाएंगे हम लोग। सूत्र ये लगेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at², लेकिन s जो है वो h के बराबर है, और ये माइनस का ut2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 हो जाएगा। नहीं, ऊपर की तरफ तो g तो प्लस है, नीचे की आ रहेगा, तो प्लस का ये gt2² हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये दूसरे कण के लिए लिया था हमने। अब तीसरी स्थिति में लेते हैं। तीसरी स्थिति में क्या कहा गया है, हाँ, ये यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पुनः पृथ्वी तल में पहुंचने में समय t2 लेता है। यदि मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में वह कण t3 लेता है। एक ये स्वतंत्रता पूर्वक भी फेंका जा रहा है, यानी कि u अब 0 हो गया। तो ये तीसरे कण के लिए है, यानी तीसरी स्थिति में है। तीसरी स्थिति में सूत्र वही लगेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। s तो आपका h ही रहेगा, ये तो बदल नहीं रहा है, लेकिन u 0 था, सब 0 हो जाएगा, 1/2 g हो जाएगा, और t की जगह t3 का स्क्वायर हो जाएगा, t3 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 1/2 g t3 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करना है, जो समीकरण नंबर 1 है उसमें गुणा करनी है t2 की, और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें t1 की गुणा करनी है, और दोनों को जोड़ देना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो समीकरण 1 में t2 की गुणा करिए, ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा h t2 और प्लस का u t1 h t2 हो गया है, और बराबर हो जाएगा u t1 t2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 g t1 का स्क्वायर है, और t2 हो जाएगा। और दूसरा है, दूसरे में गुणा करेंगे इस वाले में, तो ये h t1 आ जाएगा, और बराबर माइनस का u t1 t2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 g t2 स्क्वायर है, और t1 आ जाएगा। चलिए जोड़कर देखते हैं क्या आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा आपका, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, और t1 प्लस t2 आ जाएगा, और बराबर ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ से 1/2
G और T1 T2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, ऊपर से T1 बच जाएगा और प्लस का ये T2 बच जाएगा। तो ये T1 प्लस T2 तो कट जाएगा, T1 प्लस T2 दोनों कट गए, तो मान जो निकल के आया तो H बराबर कितना आ गया, 1/2 G T1 T2 आ गया। ये समीकरण नंबर आ गई 4 हमारी। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण नंबर 3 थी, T3 वाला था ये, और ये T1 T2 वाला है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जरा देखते हैं क्या हो जाएगा समीकरण 3 और 4 से। तो 1/2 G है और T3 का स्क्वायर है बराबर 1/2 है, G है, T1 और T2 है। तो 1/2 G 1/2 G कट जाएगा। सो T3 का जब मान आएगा तो T1 T2 का अंडर रूट हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम हो गया, तो आप लोग लिख सकते हो कि हाँ ऐसा ये सिद्ध हो गया है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दो पत्थरों को दो भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से गिराया जाता है। दूसरे पत्थर को पहले पत्थर से 3 सेकंड बाद गिराया जाता है, किंतु दोनों पत्थर 7 सेकंड बाद जमीन पर पहुंच जाते हैं। निम्न की गणना कीजिए वह ऊंचाई जहां से पहले पत्थर को गिराया जाता है, और ऊंचाइयों में अंतर ज्ञात करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। मान लेते हैं पहला पत्थर मान लिया है, ये माना पहला पत्थर H1 तथा दूसरा पत्थर H2 से गिराया जाता है। जब ऐसा हो गया तो पहले हम लेते हैं पहले पत्थर के लिए। तो पहले पत्थर के लिए ले लीजिए। पहले पत्थर के लिए क्या हो जाएगा, जो T का समय होगा वो हो जाएगा 7 सेकेंड। तो सूत्र लगा लेते हैं, S बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ ऑफ AT²। चलिए S तो हमारा H की तरह से रहेगा, इतनी ऊंचाई से गिराया गया है, और इसको H1 ले लेते हैं, H1 दिया था। तो ये तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT²। तो U तो इसका 0 ही रहेगा, प्लस 1/2 A की जगह कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, G और T की जगह आ जाएगा 7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 G का मान होता है 9.8 और T का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 9 18। तो ये इतना आ जाएगा। इसकी जब गुणा करेंगे तो H1 का मान निकल जाएगा। तो ये H1 का मान आ गया 240.1 मीटर आ जाएगा। चलिए ये H1 आ गया। अब दूसरे पत्थर के लिए लेते हैं। दूसरे पत्थर के लिए देखो क्या हो जाएगा, T2 जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड बाद छोड़ा गया था, तो T2 आ जाएगा आपका कितना, 7 - 3 यानी कि 4 सेकंड हो गया। सूत्र लगा लेते हैं, फिर से वही सूत्र तो हम यही लगाएंगे, S = UT प्लस हाफ ऑफ AT²। तो S का मान तो अब की H2 आ गया है, UT कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 1/2, A का मान 9.8 हो गया, और T स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। तो H2 का मान हो जाएगा 4.9 गुणा 4 चौक 16। इसकी भी गुणा कर दीजिए, तो गुणा करके कितना आ जाएगा, 78.4 मीटर आ जाएगा। ये हमें क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी ऊंचाइयों में अंतर। वह ऊंचाई जहां से पहले पत्थर को गिराया जाता है, तो एक तो आंसर ये आ चुका है आपका, पहले पत्थर की ऊंचाई। अब यह है ऊंचाइयों का अंतर। ऊंचाइयों का अंतर H1 - H2 हो जाएगा। H1 का मान कितना है, 240.1 है, और माइनस का 78.4 है। इसको घटा दीजिए, घटाने पे जो आएगा 161.1
7 मीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो गया है। दो वस्तुएं ए और बी एक भार रहित दृढ़ चित्र द्वारा दर्शाई गई हैं, अनुसार बंधी है, और दो वस्तुएं ए और बी एक भार रहित दृढ़ छड़ द्वारा चित्र में दर्शाए गए अनुसार बंधी है। यदि वस्तु ए बाईं ओर नियत चाल से वेग से फिसलती है तो बी का वेग क्या हो गया। ये जो है वस्तु ये आपकी बाईं ओर चल रही है, इधर की तरफ फिसल रही है, और ये बी जो है पक्का ये ऊपर की ओर जाएगी। फिर तो हमें पहले इसमें संबंध देते हैं, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। अब क्या करना है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 2x आएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा, ऐसे 2y आ जाएगा, dy बाई dt आ जाएगा, और ये चूंकि नियतांक है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 2 से भाग कर देते हैं तो x हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस का 2y dy बाई dt बराबर 0, यानी इसको 2 से भाग करा है तो ये 2 आपका हट जाएगा, ये वाला 2 हट जाना है। अब क्या हो जाएगा इसमें dx अपॉन dt का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, dx अपॉन dt का मान दिया हुआ है, v दिया हुआ है आपको, और वेग किसका बताना है, dy बाई dt, ये वेग है, वेग हमें बताना है। तो चलिए इसमें रख दीजिए मान, कितना आ जाता है, तो ये आपका dx अपॉन dt का मान तो वेग v है, और ये v चूंकि लेफ्ट में चल रहा, राइट में चलता तो प्लस में होता है, और चूंकि लेफ्ट में है तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ dx आपको dy बाई dt का मान निकालना है। तो dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा, ये तो पहले इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये यहाँ पर तो y रहने दीजिए, और x dx अपॉन dt हो जाएगा। तो इसको dy बाई dt निकालना है, तो dy बाई dt बराबर हो जाएगा माइनस का x बटे y और dx अपॉन dt। तो ये चूंकि इधर की तरफ चल रहा है, ये लेफ्ट में, इसलिए माइनस का ये हो जाएगा वेग हमारा। और ये वास्तव में x अपॉन वाई होता क्या है, कॉट होता है, तो कॉट अल्फा ले लीजिए। ये x अपॉन वाई आधार बटे लंब हो गया, तो कॉट ले सकते हैं इसको। तो dy बाई dt का मान जो आ गया वो माइनस का कॉट अल्फा हो जाएगा, ये एंगल दिया हुआ है मैं अल्फा, ये वाला कॉट अल्फा हो गया, और ये dx अपॉन dt का मान माइनस का v दिया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा v कॉट अल्फा। तो ये dy बाई dt का मान आ गया, यानी ये वेग आ गया है b का। अब हमें अल्फा का मान दिया हुआ फर्स्ट केस में, अल्फा बराबर दिया हुआ है 60 अंश, तो रख दीजिए। तो dy बाई dt बराबर हो जाएगा v है और कॉट 60 अंश हो जाएगा, ये कॉट का 60 है, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, v और इसका 1/√3, तो 1/√3 हो गया, यानी कि ये v/√3 हो जाएगा, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसने और मांगा है, यदि इसका कोण कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी अल्फा का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो dy बाई dt ये वेग है, ध्यान रखना बच्चों, ये v हो गया, और कॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉट 0 का मान 0 होता है, तो v इंटू 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है, एक यात्री बस से d दूरी पर खड़ा है, बस एक नियत त्वरण a से चलना प्रारंभ करती है, बस को पकड़ने के लिए यात्री v चाल से बस की ओर दौड़ता है, यात्री की न्यूनतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे कि वह बस को पकड़ सके। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। माना यात्री बस को t समय में पकड़ लेता है, तो t समय में बस द्वारा चली गई दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। तो बस द्वारा चली गई दूरी का सूत्र जब हम लगाएंगे तो s बराबर
यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बस जो है ए त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। तो मान लिया ये दूरी इसने S1 चल ली थी बस ने, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1/2 ए त्वरण से चल रही थी और टी समय लिया था इसने, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के S1 का मान जो है 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया। ये बस के लिए है, ध्यान रखना, बस के लिए है ये, यानी बस इतनी दूरी चल लेती है। अब इसमें है यात्री द्वारा टी समय में चली गई दूरी है, तो यात्री द्वारा तो दूरी जो निकालनी है वो निकलेगी चाल गुणा समय से, क्योंकि वो तुरंत से नहीं भागेगा। तो ये दूरी आपकी S2 है, चाल यात्री की V मान लिया और समय जो है वो T लग रहा है, तो ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। अब प्रश्नानुसार हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या चीज हुआ है, S1 दूरी तो बस ने चल ली थी, लेकिन पहले से ही D दूरी पे खड़ी थी, तो ये दूरी इतनी हो जाएगी। तो यात्री को जो चलना पड़ेगा वो S2 के बराबर चलना पड़ेगा, इसमें मान रखना है। तो S1 का मान जो है 1/2 ए टी स्क्वायर है, और यात्री जो चला है वो VT के बराबर है, यानी ये तो D है, और S2 का मान किसके बराबर है, V इंटू टी के बराबर है, VT के बराबर है। अब इसको सूत्र में लेना है, तो देखते हैं जरा, इसको सही कर लेते हैं पहले। तो ये 2 इधर चला जाएगा, ए टी स्क्वायर, तो ये देखते हैं ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2D हो जाएगा और बराबर का 2VT हो जाएगा। तो इससे टी स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का 2VT हो जाएगा और प्लस का 2D हो जाएगा बराबर 0। इससे धाराचार्य का सूत्र लगा करके टी निकालने का प्रयास करते हैं। हम द्विघात समीकरण की एक बात करते हैं पहले। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के लिए जब हम x का न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो b स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 4ac के इक्वल होता है, तो इसी का हम इसमें सहारा लेंगे। तो चलिए b स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का तो ये आ जाएगा माइनस का 2v, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, कितना है हमारे पास a है, t कितना है 2d है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 4v स्क्वायर इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन 4 दूनी 8 ad हो जाएगा। चलिए 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, तो v स्क्वायर बराबर हो गया ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2ad। तो v का जो मान है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2ad हो जाएगा, और यही हमारी न्यूनतम चाल होगी, यही न्यूनतम चाल है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे आराम से। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।